हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बजट संदर्भ 24-25। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे यूपी बजट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 5-6 ईयर के पेपर को अगर देखा हो ठीक से तो आप देखेंगे उसमें कम शायद ही एक संदर्भ 22 में एक क्वेश्चन आया था जो ए सीरीज़ का 7वां क्वेश्चन था, तो वहीं से एक आधी क्वेश्चन पूछा गया। वरना यूपी बजट से क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। जो बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केंद्रीय बजट से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी वो केंद्रीय बजट पाएगी। बट यूपी का एग्जाम है तो यूपी बजट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यूपी बजट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये बजट जो है संदर्भ 24-25 का है, जो अभी लेटेस्ट बजट है यूपी का। और ये बजट जो पेश हुआ था 5 फरवरी को हुआ था। अभी लास्ट जो 5 फरवरी थी उसको पेश हुआ था। आप देख लीजिए इस तरीके के ऐसा क्वेश्चन बने। एक ये 7 क्वेश्चन आया था संदर्भ 22 के पेपर में। अगर आप 5 से 6 ईयर का पेपर देखेंगे तो केवल आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो सीधे डेटा से पूछा गया, यूपी बजट के डेटा से पूछा गया। अगर हाँ कोई इंपॉर्टेंट योजना चली है या केंद्र सरकार की कोई योजना को आगे बढ़ाया है तो उससे क्वेश्चन सामान्यतः बन जाता है। वो बहुत जनरल बनता है जो आप करंट अफेयर में पढ़ लेते हैं। उसमें बजट पढ़ने की स्पेशल कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो बजट का स्पेशल क्वेश्चन बना था वो 7 बना था। आप देख लीजिए जैसे कि उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष संदर्भ 20-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन पूछे थे संदर्भ 20-21 के बजट से। तो पहला स्टेटमेंट था बजट का आकार रुपये जो है 5,12,860 करोड़ रुपये था और इस बजट में 10,967 करोड़ रुपये की कतिपय नई योजनाएं सम्मिलित की गई थी। तो ये उस समय ऑप्शन में दोनों ही राइट स्टेटमेंट दिए थे। तो इसका जो था ऑप्शन नंबर सी राइट था। बस केवल अगर आप संदर्भ 18 से अगर संदर्भ 23 तक के पेपर अगर आप देखेंगे तो उनमें केवल एक ही क्वेश्चन ये वाला मिलेगा जो सीधे जो है बजट के डेटा से मिलेगा। वरना कोई भी मिलेगा तो योजना से मिल सकता है, वो भी बहुत रेयर कंडीशन में। ठीक है, तो जो बजट जो इंपॉर्टेंट है वो सेंट्रल बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएस की दृष्टि से। फिर भी हम देखते हैं इसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी बजट संदर्भ 24-25। तो सबसे पहले ये बजट जो पेश करा था वो सुरेश कुमार खन्ना ने करा था जो हमारे वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और ये 5 फरवरी संदर्भ 24 को बजट पेश हुआ था। ये वैसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस देख लीजिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बन सकता है तो इसी से बन सकता है, क्योंकि इससे पहले बस इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया है जो मैंने अभी दिखाया था आपको कि जो कुल बजट बना है उत्तर प्रदेश का वो बना है 7,36,437.71 लाख करोड़ का। ठीक है, तो इतने लाख करोड़ का ये जो है बजट बना है। ठीक, और अगर इसे शॉर्ट में बोलना चाहें तो 7.36 लाख करोड़ का। ठीक, इसमें से राजस्व व्यय कितना है 5,32,655 लाख करोड़ और जो पूंजीगत व्यय है वो 2,03,782 करोड़ का है। ठीक है, तो ये जो है आप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को वैसे तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैं सेंट्रल बजट में करूंगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। सेंट्रल बजट में हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं। बट यहाँ पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो राजस्व व्यय ऐसा व्यय होता है जिससे हमारी जो है देयता भी कम नहीं होती है और परिसंपत्तियों में वृद्धि भी नहीं होती है। ठीक है, ना ही हमारी लायबिलिटी कम होती है, ना ही हमारी एसेट बढ़ती है। तो जैसे सब्सिडी, आप सब्सिडी को राजस्व व्यय मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा जैसा किसी इनकम का जो सैलरी देते हैं वो भी एक तरह का राजस्व व्यय है। ठीक, पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है या तो हमारी देयताओं में कमी आ जाए या हमारी परिसंपत्तियों में वृद्धि हो, तो ये पूंजीगत व्यय होता है। जैसे हमने कोई भी मशीनरी लगा दी तो वो पूंजीगत व्यय होता है, हमने रोड बना दिया तो ये पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के व्यय को पूंजीगत व्यय बोलते हैं। तो आपको अगर कोई डेटा याद रखना तो आप सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही है। ये 2 डेटा आप याद रख सकते हैं कि इसमें राजस्व व्यय इतना है, पूंजीगत व्यय इतना है और कुल बजट का आकार इतना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा, अगर यूपी बजट से क्वेश्चन बनेगा तो सबसे ज़्यादा संभावना यहीं से बनेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बजट में अगर यूपी बजट में कुछ देखना तो आप यही सबसे पहले अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे वर्ष संदर्भ 24-25 के लिए उत्तर प्रदेश का जो राजस्व अधिशेष का अनुमान जो है जीएसडीपी का 3% रहने का अनुमान है। तो ये जीएसडीपी क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे जीडीपी होता है तो इसलिए जो स्टेट का होता है तो जीएसडीपी बोल देते हैं। ठीक, तो जो राजस्व अधिशेष है, जो हमारा राजस्व एकत्रित होगा तो उसका जो सरप्लस रहने का जो अनुमान है इस बार 3% रहने का अनुमान है। ठीक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संदर्भ 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.46 पर लक्षित किया गया है संदर्भ 24-25 के लिए। और जो संदर्भ 23-24 के लिए संशोधित अनुमान है, क्योंकि हम पहले अनुमान लगाते हैं, जो लक्षित करते हैं मतलब टारगेटेड करते हैं कि हमें इतना रखना है, और जो वास्तव में आता है वो 1 ईयर बाद में आता है। तो जो इस समय अनुमान के अनुसार जो आया है संदर्भ 23-24 का वो आया 3.5 और जो हमने अब टारगेट रखा वो रखा 3.46 का। तो ये दोनों चीज़ याद रखना कि हमारा जो टारगेट जो है इस बार 3.46 का, मतलब हम जो है लगातार राजस्व घाटे को, जो राजकोषीय घाटा है हमारा
लगातार हम उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इस बार जो हमारे राजकोषीय घाटे का जो टारगेट रखा है वो रखा है 3.46। अगर इसे हम रुपये में देखें तो 86,531 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक मैंने वहाँ बताया, एक ये बताया, तो ये डेटा भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि हमने जो है राजकोषीय घाटे को 3.46% पर लक्षित करा, मतलब टारगेट करा। ठीक है, उससे पहले 3.5 था। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि वन और वृक्ष क्षेत्र को मिलाकर 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। तो ये जो है वन और वन्य क्षेत्रों को जो है बढ़ाने का लक्ष्य 15% रखा गया, और ये कब तक रखा गया, सन 2030 तक। किस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश कृषि योजना, और ये किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त है। ठीक है, इसमें जो कौन हेल्प करता है, तो विश्व बैंक। तो ये चीज़ें याद रख लेना, विश्व बैंक 15%, और कब तक, सन 2030 तक। ठीक है, वन और वृक्ष क्षेत्र को मिलाकर जो 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया, वो रखा गया सन 2030 तक। या तो ये पूछ सकता है कि कब तक रखा गया या कितने %, तो पहला तो यही पूछेगा कब तक रखा गया, तो सन 2030 तक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सन 2022-23 में प्रदेश की GSDP 8.3% की दर से बढ़ी है। तो जो इसकी जो ग्रोथ रही है वो 8.3% रही है, ये आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। प्रति व्यक्ति GSDP ये जो है 96,193 रुपये है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें जो आप इतने पॉइंट्स में जो आप याद रख सकते हैं, एक तो बजट का आकार याद रख सकते हैं, ये कुल बजट कितना था, जिसमें राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये सब चीज़ याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है राजकोषीय घाटा कितना टारगेटेड किया गया है, और संशोधित जो आया है वो कितना रहा है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि वन और वृक्ष क्षेत्रफल को 15% तक कब बढ़ाना है, कब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, तो सन 2030 तक। इतने यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं बस, बाकी आप इन सबको छोड़ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम, जैसे क्या क्या आया। यूपी में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें जो निवेश आया था वो आया था 40 लाख करोड़ रुपए का। तो उसके हिसाब से 1.10 करोड़ लोगों को जो है रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस याद रख सकते हैं एक नॉलेज के लिए। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया था, और 1.10 करोड़ रुपए, जो 1.10 करोड़ लोग हैं उनको इससे रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बजट सन 2024-25 के अनुसार प्रदेश में कुल कितनी MSME इकाइयाँ हैं, तो ये है 96 लाख। ठीक है, ये बजट भाषण में बोला था सुरेश खन्ना ने कि ये 96 लाख MSME इकाइयाँ हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये कितनी है, 96 लाख, बस एक डेटा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश का स्थान जो है दूसरे स्थान पर है, और पिछले लास्ट ईयर जो था ये 14वें स्थान पर था। ये बहुत अच्छी सफलता, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए कि जो 14वें स्थान से अब ये आ गया दूसरे स्थान पर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 2.4% है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर है 2.4% है, ये भी पूछा जा सकता है। और हमने जो है लास्ट ईयर जो है अब तक 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। लास्ट ईयर जो 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो वर्तमान में जो बेरोजगारी दर बची है वो बची है 2.4%, और जो गरीब निकाले हमने वो निकाले 6 करोड़। ठीक है, ये याद रखना, बेरोजगारी 2.4%, और उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला देश का कौन सा राज्य बना, चौथा राज्य बना। जो उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर की नीति लाने वाला चौथा राज्य बना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 1500 एकड़ में लखनऊ में एक एरो सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये बात याद रख सकते हैं कि एरो सिटी कहाँ बनाई जा रही है। ऐसा पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एरो सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो लखनऊ में। तो ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, लखनऊ में। ये डेटा किसी भी स्टेटमेंट में बना कर दे सकता है, जैसे कि हमने लास्ट ईयर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, बेरोजगारी दर 2.4% रही है। इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, दूसरा। तो इस तरीके का ना स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो ये आप इतने नॉलेज के लिए इतनी चीज़ याद कर लीजिए, ये पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, कहाँ पर किया था, हैदराबाद में। फार्मा कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया था वो किया था हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद में विंग्स इंडिया सन 2024 अवार्ड समारोह में उत्तर प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला, तो चैंपियन इन एविएशन अवार्ड। ठीक है, जो चैंपियन इन एविएशन अवार्ड मिला था, ठीक है, उत्तर प्रदेश को, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने डार्क जोन में नलकूप लगाने पर प्रतिबंध हटा दिया था। पहले जो डार्क जोन में जो है नलकूप लगाने पर जो है उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगा हुआ था, अब जो उन्होंने हटा दिया। डार्क जोन ऐसे क्षेत्र को कहते हैं, आप अगर डार्क जोन के बारे में जानना चाहें तो डार्क जोन ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे जल स्तर लगातार गिर रहा है और उसके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब लगातार जो है जल का स्तर कम ही होता जा रहा है। ठीक है, उसको जो है संरक्षित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे क्षेत्र को डार्क जोन कहते हैं।
तो फिलहाल इस वाले बजट में जो है उत्तर प्रदेश में जो डार्क जोन में जो नलकूप लगाने पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया है। तो ये आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बुंदेलखंड में रबी सिंचाई के लिए टैरिफ लगाया गया। टैरिफ एक बाधा होती है, मतलब एक टैक्स होता है। ठीक है, टैरिफ एक बाधा होती है, तो ये टैक्स ही होता है। तो बुंदेलखंड में जो रबी सिंचाई के लिए टैरिफ लगाया गया। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है रबी सिंचाई के लिए, जो रबी की फसल होती है उसकी सिंचाई के लिए जो है टैरिफ लगाया गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक का कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित हुए हैं? तो 37 लाख। ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता कि अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में 2023-24 से अक्टूबर 2023 तक कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित हुए? KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, तो हुए हैं 37 लाख। ठीक है, ये किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो आई थी वो आई थी 1999 सन 2000 के बीच। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया था कभी ऑप्शन में, तो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब आई थी? तो 1999-2000। ठीक है, तो 1999 लगा सकते हैं आप। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो आई थी 1999 में आई थी, ये बात आप याद रख सकते हैं। ठीक है, KCC। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निराश्रित महिला पेंशन के तहत पहले ₹500 मिलते थे, अब बढ़ाकर कर दिए गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विकल्प शायद बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि जो निराश्रित महिला थी उनकी जो पेंशन पहले ₹500 थे और अब बढ़ाकर उनको कितना कर दिया गया है? 1000 रुपये। 500 रुपये से बढ़ाकर कर दिए गए हैं 1000 रुपये। ठीक है, जो निराश्रित महिला होती हैं उनकी पेंशन जो 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महिला किसान सशक्तिकरण 2024-25 में तकनीकी सहयोग के लिए कितने उत्पादक समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया? तो 200 उत्पादक समूह के गठन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, 117 विकास खंडों में कितने ग्रामीण स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जाएगा? तो 117 विकास खंडों में कितने करा जाएगा? 124। किस चीज़ का? मल्टीपर्पज हॉल का, स्टेडियम या मल्टीपर्पज हॉल का। ठीक है, तो 117 विकास खंडों में 124 मल्टीपर्पज हॉल का गठन किया जाएगा। ठीक, निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला। ठीक है, राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत टीम को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट दोनों किसी भी तरीके से बन सकता है। पहला स्थान प्राप्त हुआ कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में। या कर्नाटक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो जीवन ज्योति बीमा योजना में है द्वितीय स्थान पर, उत्तर प्रदेश का स्थान जो है द्वितीय है। नेक्स्ट, ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला राज्य है। राज्य में कुल कितने पंजीकरण हुए? तो 8.32 करोड़। ठीक है, 8 करोड़ 32 लाख। तो ये कितने पंजीकरण हुए? 8 करोड़ 32 लाख ई श्रम पोर्टल पर। ठीक है, तो ये सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ी को कुल कितने पैसे दिए जाते हैं? तो आप सबको पता होगा 51,000 रुपये। 51,000 रुपये जो है सामूहिक विवाह समारोह में जो है 51,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ योजना हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, मुद्रा योजना है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इन सब में जो लाभार्थियों की दृष्टि से जो है सबसे प्रथम स्थान जो रखता है, कौन सा राज्य रखता है? वो रखता है उत्तर प्रदेश। याद रखना कि लाभार्थी की दृष्टि से इन 4 योजनाओं में जो नंबर 1 स्थान रखता है वो रखता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है लाभार्थियों की दृष्टि से। अब बजट में जो है कुछ जो राशियां दी गई हैं, मतलब कुछ स्पेशल सेक्टर को कौन कौन सी राशियां दी गई हैं, कुछ स्पेशल योजनाओं के लिए क्या क्या दिया गया है, कितनी कितनी राशि दी गई है, कभी पूछ लिया जा सकता है। क्योंकि जब अगर आप लास्ट ईयर पेपर देखेंगे 2023 का, तो उसमें जो सेंट्रल बजट में पूछ लिया गया था कि जो मनरेगा के लिए कितना दिया गया, जल जीवन बीमा मिशन के लिए कितना दिया गया, इस तरीके का। तो हो सकता है कि कूड बनाकर इस तरीके का जो है उत्तर प्रदेश में भी पूछ लिया जाए। तो आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं, जो जैसे वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपये दिए गए हैं? 150 करोड़। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए कितने दिए गए हैं? 100 करोड़ रुपये। ठीक है, तो ये मतलब कूड में पूछ सकता है। आप जो जितने अच्छे इंपॉर्टेंट याद रख सकें वो याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, गोरखपुर और भदोई में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये का दिया गया है। और चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र के लिए 10.53 करोड़ रुपये दिए गए हैं। और हरिहर आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय के लिए 11.79 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तो ये जो है इतनी राशियाँ भुगतान की गई हैं इनके लिए। श्रृंगबेरपुर में निषाद राज गृह सांस्कृतिक केंद्र के लिए कितने दिए गए हैं? 14.68 करोड़ रुपये। ठीक, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए कितने करोड़ रुपये दिए गए हैं? तो 10 करोड़ रुपये। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 10 करोड़ रुपये। ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता कि महाकुंभ के लिए, जो महाकुंभ होने वाला है सन 2025 में प्रयागराज में, उसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया बजट में, तो 2500 करोड़ रुपये का। ठीक है, तो बजट में जो प्रावधान किया गया कितने का किया गया, 2500 करोड़ रुपये का। कुकरेल वन सफारी जो है पार्क जो है, उसके लिए कितने का प्रावधान किया गया है बजट में, 50 करोड़ रुपये का। ठीक, नेक्स्ट सामाजिक वानिकीकरण योजना के लिए बजट में कितने का प्रावधान है, 600 करोड़ रुपये का। ग्रामीण आजीविका मिशन, देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और वानिकीकरण योजना, तो ये 600 करोड़, और ग्रामीण आजीविका मिशन है 3695 करोड़ रुपये, 3695 करोड़ रुपये। ठीक है, ये है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड विकास निधि के लिए कितना दिया गया है, 425 करोड़ रुपये। ये जितने भी ये बजट में जितनी भी जो राशियाँ हैं सब इंपॉर्टेंट परियोजना के लिए ही दी गई हैं। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट आ सकती हैं वही सब ली गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो राज्य स्मार्ट सिटी के लिए कितना दिया गया है, 400 करोड़ रुपये। अर्बन फ्लड के लिए कितना दिया गया, 1000 करोड़ रुपये। ठीक है, तो बुंदेलखंड के लिए 425 करोड़ रुपये, राज्य स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ रुपये, और अर्बन फ्लड के लिए 1000 करोड़ रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए कितना दिया गया, 800 करोड़ रुपये। ठीक है, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 800 करोड़ रुपये। स्वच्छ भारत मिशन के लिए, जो स्वच्छ भारत मिशन है तो उसके लिए कितना दिया गया, तो 2708 करोड़ रुपये, 2708 करोड़ रुपये। देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता, स्वच्छ भारत मिशन पूछ लिया जा सकता कि कूड बनाकर देगा तो स्वच्छ भारत मिशन जरूर पूछेगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए कितना दिया गया, 2708 करोड़ रुपये। ठीक, अगला देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना दिया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए, देखो शहरी के लिए दिया गया है 2708 करोड़ रुपये, और ग्रामीण के लिए दिया गया 4867 करोड़ रुपये। ठीक है, 4867 करोड़ रुपये। तो इतना जो दिया गया वो ग्रामीण के लिए दिया गया, और शहरी के लिए दिया गया 2708 करोड़ रुपये या 2708 करोड़ रुपये। ठीक है, रोपवे विकास के लिए कितना दिया गया है, 100 करोड़ रुपये, और आगरा मेट्रो के लिए कितना दिया गया है, 346 करोड़ रुपये। कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो के लिए 346 और कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपये। ये इतनी जो है राशि जो है बजट में दी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति सन 2022 के लिए कितना बजट में कितना का प्रावधान है, 60 करोड़ रुपये का। ठीक, नहर तथा सरकारी नलकूप के लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान है बजट में इस बार। ठीक, औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ रुपये, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉजिस्टिक पार्क के लिए जो है कितने का, औद्योगिक, मतलब ये लॉजिस्टिक पार्क जो है मतलब औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए प्रावधान जो किया गया है 800 करोड़ रुपये का किया गया है। ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क के लिए। नेक्स्ट आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए कितने का प्रावधान किया गया है, 300 करोड़ रुपये का। ठीक है, तो कितने का किया गया, 300 करोड़ रुपये का। सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितने का किया गया, 21,310 करोड़ रुपये का, 21,310 करोड़ रुपये का सर्व शिक्षा अभियान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जल जीवन मिशन के लिए, जल जीवन मिशन के लिए क्या गया, 22,000 करोड़ रुपये का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन के लिए क्या गया, 22,000 करोड़ रुपये का। ठीक है, इस समय ये क्रिया बहुत तेज़ चल रही है, आपने देखा होगा हर गांव हर सड़क में जो है टंकियाँ वगैरह लग जा रही हैं, हर गांव वगैरह में लग रही हैं। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के लिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है जल जीवन मिशन की तरफ। तो इसके लिए जो बजट में प्रावधान है वो है 22,000 करोड़ रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट PM आवास योजना शहरी के लिए 3,948 करोड़ रुपये, 3,948 करोड़ रुपये। PM आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,441 करोड़ रुपये। ठीक है, जो शहरी है उसके लिए 3,948 करोड़ रुपये, 3,948, और जो ग्रामीण है वो है 2,441 या 2,441 करोड़ रुपये। ठीक है, शहरी और ग्रामीण के लिए अलग अलग। ठीक, और ये लास्ट है स्वचालित वर्षा गेज योजना, उत्तर प्रदेश कृषि योजना और राज्य कृषि विकास योजना, इन तीनों परियोजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपये जो है आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट डेटा थे, ये हमने इनमें डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको इन सब डेटा याद नहीं हो पाने जो आप बाकायदा कठिन है याद करना, अगर इन सब डेटा को याद नहीं कर पाए तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर सकते हैं, जैसे आवास योजना है, शहरी आवास हो, ग्रामीण आवास हो गया, सर्व शिक्षा हो गया, जल जीवन हो गया, इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क हो गया, बाकी ये कानपुर मेट्रो आप ये सब छोड़ सकते हैं, और स्वच्छ भारत मिशन हो गया। ठीक है, शहरी मिशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके अलावा ये आप सब छोड़ सकते हैं, वानिकी हो गया। ठीक है, वानिकीकरण इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके बाद महाकुंभ हो गया, ये आप डेटा इतने याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये अयोध्या वाला हो गया, चित्रकूट, ये आप सब छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है टेक्नोलॉजी पार्क कुशीनगर, ये भी आप सब छोड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे जैसे ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ी के कुल कितने पैसे दिए जाते हैं, ये चीज़ याद रख सकते हैं। पंजीकरण वाला नहीं पूछेगा, ये पूछ सकते हैं स्थान, ये पहला स्थान, द्वितीय स्थान। ठीक है, तो इन दोनों स्थानों को अच्छे से देख लेना।
ये पूरे बजट का जो कंसाइज आप याद कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में चीज़ें याद कर सकते हैं, वो इतना कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये डेटा आप याद कर सकते हैं 124, ठीक है, और 200 उत्पादक समूह छोड़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 500 से कितना बढ़ाकर कर दिया गया, तो 1000, ठीक। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड मैंने बताया था 1999 में ये योजना आई थी KCC की, और जो है 37 लाख, बस डेटा याद रख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा डार्क जोन कौन से क्षेत्र से हटाया गया, तो नलकूप में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में डार्क जोन से जो है हटा दिया गया प्रतिबंध, ठीक है। और इसके अलावा ये हैदराबाद में फार्मा कॉनक्लेव का आयोजन हुआ था, चैम्पियंस इन एविएशन अवार्ड, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है, जो अवार्ड होता है। बाकी एरो सिटी कहाँ बनाई जा रही है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी दर और कितने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेरोजगारी दर कितनी है, 2.4%, और गरीबी से कितने लोगों को बाहर निकाला, तो 6 करोड़ लोगों को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप ये याद रख सकते हैं। बाकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग होती है उसमें दूसरा स्थान था, लास्ट ईयर जो है 14वां था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। MSC का ये 96 लाख हो गई, ठीक। और जो बाकी सबमिट का कोई मतलब नहीं है, और इसलिए जो GSDP जो है 96,193 रुपये है, तो ये भी कोई याद रखने को इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2030 तक 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो है इसके अलावा आप यहाँ पे, हाँ, ये राजकोषीय घाटा 3.46 तक टारगेटेड किया गया है, और लास्ट ईयर जो है 3.5% था ये, और बाकी ये बजट का आकार। ये इतनी सारी चीज़ें आप जो है कंटेस्ट कर सकते हैं, बस बजट से, जो उत्तर प्रदेश के बजट से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बस केवल यहीं से बन सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और जो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं केंद्रीय बजट से, जो केंद्रीय बजट से बहुत डीपली पूछा जाता है, तो उसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश बजट से इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो आप बस इतना ही तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो अगली वीडियो लेकर जल्दी आएंगे। और अगर आपको हाँ ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, और जो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे सेंट्रल बजट की, तब तक के लिए जय हिंद।